जी साहब। जी सर जी, क्लियर है। ओके जी दोस्तों, नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निखिल। आज की इस क्लास को, इस वेबिनार को हम लोग शुरू करें उससे पहले सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूं मेरे गुरुदेव के चरणों में। मैं प्रणाम करता हूं मां पंचामृत को। दोस्तों, आप सबने इस वेबिनार को ज्वाइन किया, आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज की ये वेबिनार अपने आप में विशेष महत्व रखती है क्योंकि हस्तरेखा विज्ञान के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। हस्तरेखा विज्ञान अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सिर्फ हाथों के माध्यम से किसी भी इंसान के जीवन का संपूर्ण हाल जान सकते हैं। कैसे जातक का जन्म किस लगन में हुआ, कौन से महीने में हुआ, किस दिन हुआ, कौन से पक्ष में हुआ, उसका स्वभाव कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, भाई चुप कर। उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका वैवाहिक जीवन कैसा है, इन सब चीजों का अध्ययन हम हाथ के माध्यम से कर सकते हैं। पहली चीज तो ये चीज नोट करनी है, क्योंकि हाथ अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर आप एक चीज को समझो, अपना परिचय आप किसी अननोन पर्सन को देते हैं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, तो वो आपको इमीडिएटली ये नहीं कहेगा कि लो मेरी कुंडली देखो, वो कहेगा लो मेरा हाथ देखो। तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपका प्रथम परिचय हाथ के माध्यम से ही होता है, इसलिए हाथ अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, हाथ के माध्यम से आप किसी भी इवेंट का बिल्कुल सही समय ज्ञात कर सकते हो। जैसे आप कुंडली के माध्यम से किसी भी इवेंट की जानकारी ले सकते हो कि इस उम्र में ये घटना घटित होगी, ऐसे ही आप हाथ के माध्यम से किसी भी इवेंट की सही जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि आपका किस उम्र में क्या घटना घटेगी, कब आपकी शादी होगी, कब आपको संतान होगी, कब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, कब आपके जीवन में कोई संकट आएगा, कब कोई परेशानी जाएगी, कब खुशियां आएंगी, कब जो भी है, कोई बीमारी आ रही है, एक्सीडेंट आ रहा है, हर चीज के बारे में जानकारी हमारे जीवन में है। हमारे माता पिता को कोई कष्ट नजर आ रहा है उसके बारे में, हमारे भाई बहनों के जीवन में, हमारे संतान के जीवन में, यानी जो कुछ आप ज्योतिष की अन्य विद्याओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी की सारी जानकारी जो है वो आप हाथ के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो ये चीज समझने की जरूरत है। अब बात ये आती है कि हाथों का जो अध्ययन किया जाता है उसमें हम किन चीजों को महत्व देते हैं, कौन सी चीजें हैं जो हाथों के अध्ययन के लिए अपने आप में मायने रखती हैं। हाथों में जो पाए जाने वाले जो अमृत चिन्ह हैं, जो भी चिन्ह है जो कभी मिटते नहीं है, उनका अध्ययन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। इसके अलावा हमारे हाथों की आकृति, हमारे हाथों का आकार प्रकार, उसके अलावा हाथों की रेखाएं, हाथों में पर्वत, अंगूठा, उंगलियां, नाखून, यानी जितनी भी जो चीजें हमारे हाथ में है उन सब का अध्ययन करना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, और वो सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है, तब ही हाथ का सही मायने में आप कोई सही प्रेडिक्शन कर सकते हो। मैं इस क्लास को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक चीज नॉर्मल सी बात है कि यहां आप में से बहुत से विद्वान हैं, लेकिन कुछ लोग नए हैं और उन लोगों को यह लग सकता है कि ये जो विद्या है ये विद्या किसी काम की है भी या नहीं। तो इस बात को साबित कौन करे? इस बात को साबित वो करे
जिसने ये विद्या सीखी और उसका प्रयोग किया। तो मेरे कुछ जो पूर्व स्टूडेंट हैं, जिन विद्वानों ने मुझसे हस्तरेखा विज्ञान सीखा और उसके बाद में अपने क्लाइंट के निजी जीवन में उन्होंने इसको यूज किया, उन लोगों का जो अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। और एक मेरा निवेदन है कि जो यहाँ कुछ असामाजिक तत्व अंदर घुस गए हैं तो वो इस टाइप की हरकत ना करें। मैं मतलब इस मामले में मेरा बिल्कुल भी दिमाग ठीक नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ जो कुछ वो कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो स्टेज वगैरह कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। तो अपने आप को शांत रखें, ज्यादा बेटर होगा। तो मेरे जो मुझे लगता है कि कुछ समय कंप्लीटली सब लोगों को म्यूट करना पड़ेगा, तो इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता है, सॉरी, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से बाकी के लोग परेशान होते हैं, तो इसलिए मेरे को फिर से स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। तो कुछ लोगों को क्या होता है कि शैतानी करने में मजा आता है। तो मेरे जो पूर्व स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे हस्तरेखा विज्ञान सीखा और अपने जीवन में उसका प्रयोग किया, उनके क्या अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। तो आप लोग ये इसको सुनिए। आवाज आ रही है इसकी वीडियो की? एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट, टैरो रीडर और हस्तरेखा का भी थोड़ा सा मुझे ज्ञान है। गुरु का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो आपके जीवन से अंधकार को दूर कर ज्ञान से प्रकाशित करे। नहीं पता था कि इन हाथों की लकीरों में इतना गूढ़ रहस्य छुपा होता है, जिसे प्रकाश देकर दिखाया हमें हमारे गुरु जी ने, रतन बेगेवासी, जिन्होंने बताया कि इन हाथों की लकीरों में वह गूढ़ ज्ञान छुपा हुआ है, वह रहस्य छुपे हुए हैं जो हमें नहीं पता होते। और ऐसा ज्ञान दिया कि जब पता लगा कि हाथ किसी के सामने आते ही वो स्वयं ही बोलने लग जाते। धन्यवाद करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने ऐसा हमें ज्ञान दिया कि जिससे हम अपना ही नहीं और दूसरों की जिंदगी को भी इसी तरह से प्रकाशित कर रहे हैं, जैसे वो सैकड़ों स्टूडेंट्स को शिक्षा देकर उनकी जिंदगी प्रकाशित कर रहे हैं। दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। नमस्कार। सभी को मेरा नमस्ते। रतन सर से जो हमने मानसरी क्लास ली है, अभी हमने की डिक्शन सीखी है और उन्होंने कम समय को भी इतना लंबा समय देते हुए हमें और इतने कम फीस में बहुत अच्छी हमें जानकारी दी। मेरे ख्याल से जितनी उन्होंने फीस दी है वो उसके सामने कुछ भी नहीं, चलने के रूप में ही। और इतनी अच्छी जानकारी और इतनी सहनशीलता से हमें जो झेला वो बहुत कम टीचर झेलते हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं। थैंक यू सो मच। मैंने श्री रतन बेगेवासी सर का हम का क्लास अभी 6-7 दिन पहले किया और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि सर ने जिस तरह से पढ़ाया, जिस उनका ज्ञान और अनुभव है उसका उसकी कोई तुलना नहीं है। बिल्कुल सर ने अपनी जितने भी अनुभव है, जितना भी ज्ञान है, तो एक अच्छी तरह से समझाया कि मैंने बहुत सारे क्लासेस किए, एपीके के, एस्ट्रोलॉजी के, कॉन्सेप्ट के, लेकिन सर का जो ज्ञान और आत्मविश्वास है आई थिंक वो बहुत बढ़िया है। क्लास लेते वक्त सर जी ने कई सारे लाइव एग्जाम्पल्स समझाए और उससे पता चला कि उनका अनुभव और ज्ञान कितना बढ़िया है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अगर किसी को पामिस्ट्री अच्छे से सीखनी है और प्रोफेशनली सीखनी है तो सर से ही सीखनी चाहिए, यह मेरा पक्का विश्वास है। धन्यवाद। पाटिल पूनम जी अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ सर, नमस्कार सर। सभी विद्वानों को मेरा नमस्कार। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन 1 ही मिनट दिया है तो 1 ही मिनट में ऐसे ही बोलूंगी कि अगर हस्त सामुद्रिक सीखना है तो रतन सर जी से सीखिए, क्योंकि
क्योंकि सब कुछ झेलते हुए सब सब सवाल पूछ रहे थे, इतने सवाल पूछ रहे थे, लेकिन रतन जी इतने नॉर्मली सभी के साथ बोल रहे थे, बिल्कुल गुस्सा नहीं दिखा रहे थे। और मुझे भी कैसा हो रहा था कि ये सब क्यों पूछ रहे हैं सब कुछ, और सीखना बाजू में रह गया, क्योंकि परसों का हमारा क्लास वैसा ही हुआ। ये सभी ने प्रश्न नहीं पूछे और सीखना रह गया था। तो भी आप नॉर्मल थे, तो आप एज अ टीचर कैसा सिखाना चाहिए और सामने वाले विद्यार्थी, हमारे विद्यार्थी जैसों को कैसे सिखाना चाहिए, ये आप दिखाई दिया। इसलिए मुझे बहुत गर्व है आपके ऊपर। और दूसरा गर्व ये है कि आप जिससे शिष्य है, तो हमें उनका अनुभव भी आपने बताया, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं श्रीमाली जी की बहुत क्रेजी हूँ, उनके बहुत सारे पुस्तक मैंने पढ़े हैं, इसलिए वो कैसे है और आपने सामने से देखा है, इसलिए आपको मैंने अनुभव कथन करने के लिए कहा था। दूसरी बात ये है कि मैंने हस्त सामुद्रिक सीखी है, नहीं सीखी ऐसे नहीं, लेकिन मैंने वो बाजू में रख दी थी। तो आप जब जैसे जैसे सिखा रहे थे सब कुछ याद आ रहा सर था। आवाज नहीं आ रही है मुझे। आपका सिखाने का जो ढंग है, आपका सिखाने का जो बाकी के लोगों को आवाज आ रही है नहीं आ रही है? ये है सर आ धैर्य गई। हाँ सर बिल्कुल आ रही है सर। आ रही है साहब, आ रही है। आप प्रश्नों को, आपको ऐसा लगता था कि सामने वाले प्रश्न पूछे और उसके जरिए मैं सिखाऊं, यानी सभी को ज्ञान जल्दी से आ जाता है। और प्रात्यक्षिक करके आपने वो सब कुछ सिखाया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे आगे भी ज्वाइन करना है, लेकिन मैं बोलूंगी कि हाँ। तो ये हमारे जो विद्वान साथी जो पूर्व में मेरी दूसरी जो क्लास थे, उनके अंदर इनके जो विचार थे वो विचार लिए और आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए। मकसद इसका यही है कि आप लोगों के दिमाग में हो सकता है बहुत से सवाल चल रहे हो, तो उन सवालों का जो जवाब है वो आप लोगों को मिल गया होगा कि अगर आप लोग इस विद्या को सीखते हैं तो आप कुछ खोएंगे नहीं, कुछ ना कुछ पाएंगे, और जो भी आपके सवाल है वो सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। तो अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं आज की क्लास और उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज वो जो आती है वो आती है हाथ देखने का तरीका, कि हाथ देखने का तरीका क्या है। सबसे पहली चीज ये आती है, देखो क्या है कि जनरली जो विद्वान है वो क्या करते हैं कि हाथ में सीधा हाथ लिया, देखा तेरी भाग्य रेखा है, ठीक है यार तो बहुत बढ़िया है, अच्छा किस्मत वाला बंदा है, लगभग लोग ऐसे ही करते हैं, जबकि ये मेथड नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति का हाथ अगर देखना है तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति के हाथ के आकार का अध्ययन करना चाहिए सबसे पहले, कि उसका हाथ का आकार कैसा है। हाथ के जो आकार हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: बहुत बड़ा हाथ, सामान्य हाथ, छोटा हाथ और बहुत छोटा हाथ। सबसे पहली चीज, इन 5 चीजों का बहुत बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत होती है। उसके बाद में हमें अगला जो पॉइंट है वो हाथ का जो स्वभाव है, हाथ का जो नेचर है, हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। नेचर का अध्ययन करने के बाद में अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट आता है हाथ का रंग, हाथ का कलर। हमें हाथ के रंग का अध्ययन करना चाहिए। हाथ का रंग का अध्ययन किया, उसके बाद में आगे बढ़ते हुए हमें जो हाथ का गहराई है हाथ का, उसका हमें बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत होती है। उसके बाद में हमें आगे बढ़ करके और हाथ की जो उंगलियां हैं इन उंगलियों को बहुत बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत होती है। उंगलियों के ऊपर उंगलियों का आकार, प्रकार, उनका झुकाव, उनकी बनावट, उनके बीच में छेद, ऐसे बहुत सी चीजें। अभी मैंने सिर्फ 4 दिन यानी लगभग 2 घंटे पर डे की मैंने 4 दिन केवल उंगलियां पढ़ाई है, यानी उंगलियों पे मैंने कोर्स करवाया अभी। तो उंगलियां जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उंगलियों पर पाए जाने वाले जो निशान है जो हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखे जा सकते हैं, उन निशानों का अपने आप के अंदर विशेष महत्व होता है। तो हमें उसके बाद में उंगलियों का अध्ययन करना चाहिए और उंगलियों के बाद में जो नाखून है उनका अध्ययन करना चाहिए।
नाखूनों के बाद में हमें अंगूठे पे आना चाहिए, और अंगूठे पे भी अकेला अंगूठा। मैंने अभी 10 दिन केवल अंगूठा करवाया है, 10 दिन तक। रोजाना मेरी 2 घंटे की क्लास रही है और 10 दिन तक मैंने केवल अंगूठा करवाया। तो अंगूठा अपने आप के अंदर एक बहुत ही विस्तारित विषय है, बहुत बड़ा ज्ञान है। सिर्फ अंगूठे से किसी जातक का लगन निकाला जा सकता है। सिर्फ अंगूठे से किसी जातक का वो किस राशि में पैदा हुआ है, बहुत सी चीजें, यानी किस राशि में पैदा हुआ, कौन से पक्ष में पैदा हुआ, कौन से महीने में पैदा हुआ, ये सारी चीजें सिर्फ आप अंगूठे से जान सकते हो। तो अंगूठा अपने आप में बहुत विस्तारित अध्ययन है। मेरा जो मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने सभी महान विद्वान बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा जो बताने का मकसद है वो मकसद ये है कि हम कोई भी चीज को पूरा अगर करेंगे, पूरा उसको एक सिस्टम से लेके चलेंगे, तो हमारे को कभी भी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि एक कहावत है, अटजल गगरी छलकत जाए। तो पूरे जो जल का गगरी है वो कभी भी छलकता नहीं है, इसलिए हमें पूरी जानकारी होना आवश्यक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि उसके बाद में हमें अंगूठे का अध्ययन करना चाहिए। अंगूठे के बाद में हमें माउंट्स के ऊपर आना चाहिए, पर्वतों के ऊपर। और पर्वतों में भी क्या क्या है, पर्वतों के अंदर पर्वतों का झुकाव किधर है, पर्वतों का उठाव कितना है, दबे हुए हैं, उठे हुए हैं, उनके ऊपर किस प्रकार के निशान है, उन सब चीजों का भी बहुत अपने आप के अंदर विशेष महत्व होता है। उसके बाद हमें रेखाओं पे आना चाहिए, और रेखाओं में भी हमें सबसे पहले जो मुख्य रेखाएं हैं, जो मेजर लाइन जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद में जो लघु रेखाएं हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, और लघु रेखाओं के बाद में हमें सूक्ष्म रेखाओं का अध्ययन करना चाहिए। और उसके बाद भी जो कुछ विशेष प्रकार के निशान हैं उन निशानों का अध्ययन करना चाहिए। और हमें आगे से ही नहीं, हमें पीछे से भी हाथ का अध्ययन करना चाहिए। हमें यहां तक हाथ का अध्ययन करना चाहिए, मणिबंध रेखाओं तक। उसके बाद में आप जो प्रेडिक्शन करेंगे, उसके बाद में जो आप फलादेश करेंगे, वो जो फलादेश आएगा वो फलादेश आपका सटीक होगा, सुंदर होगा। उसको दुनिया की कोई शक्ति चैलेंज करने वाली नहीं हो सकती। यानी वो 100% आपका जो होगा। देखो, एक मेरे गुरु का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। आज तक मैंने जिन लोगों की प्रेडिक्शन करी, मुझे कभी भी नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ा। लेकिन मेरे गुरु को जो आदेश था, मुझे जो उन्होंने बताया, जिस तरीके से जो बताया पामिस्ट्री को, हमारे गुरुजी के अलावा मैं पंडित भोजराज जी द्विवेदी साहब जोधपुर से, उनसे भी मिला, और उनसे भी मैं 3 बार मुलाकात हुई, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और उन्होंने भी जो ज्ञान दिया, उन्होंने जो बताया कि बेटा इस तरीके से ये करना चाहिए, वही चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहली चीज जो है वो चीज ये आती है कि किसी भी हाथ का आपको अध्ययन कैसे करना चाहिए। उसके बाद में बात आती है कि हाथों के आकार जो हैं उनके बारे में जो मैं बात कर रहा था, हम उसके बारे में बात करती है। चूंकि समय का अभाव है, पहले मैं आप लोगों को बता दूं, तो इसलिए मैं जो भी जानकारी दूंगा वो आपको संक्षिप्त में दूंगा, थोड़ी थोड़ी दूंगा। हाथों के आकार, जैसा मैंने बताया कि हाथों के आकार 5 प्रकार के हाथ होते हैं। जिस भी व्यक्ति का हाथ का साइज आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा, ऐसा व्यक्ति आप ये मान के चलो कि वो क्या तो मजदूर होगा या वो अपराधी होगा, या मैं अपनी भाषा में ये कहूं कि जो व्यक्ति खुद का दिमाग यूज नहीं कर सकता, जो दूसरे के दिशा निर्देशों पे चलने वाला जो व्यक्ति होता है, उस आदमी के हाथ का साइज बहुत बड़ा होता है। यानी एक तो बड़ा और एक बहुत बड़ा, शरीर के अनुपात में जो बहुत बड़ा नजर आए वो बहुत बड़ा होता है। उसके बाद में आता है बड़ा हाथ। बड़े हाथ की अगर बात की जाए तो बड़ा हाथ अपने आप के अंदर अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति गरीब से गरीब, यानी बुरी से बुरी परिस्थितियों में जन्म लेकर के एक दिन जीवन के अंदर ऊंचाइयों को छूता है।
और इसके बहुत से उदाहरण है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं 2 उदाहरण जो अगर आप चाहो तो नेट पे जाकर के सर्च कर सकते हो। एक तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ आप देख सकते हो, उनके हाथ का साइज बड़ा है। दूसरा स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के हाथ का आकार आप देख सकते हो, उनके हाथ का आकार बड़ा है। तो ये वो चीज बता कि आप अपने आसपास के अंदर ऐसे व्यक्तियों का हाथ का वो देख सकते हो, आपको इस चीज का ज्ञान मिल जाएगा। उसके बाद में आता है सामान्य श्रेणी का हाथ। सामान्य श्रेणी का हाथ ज्यादातर जैसे मेरा हाथ है, ये सामान्य श्रेणी का हाथ है, यानी इस प्रकार के जो हाथ होते हैं, ये जो लोग होते हैं, जिन लोगों का सामान्य श्रेणी का हाथ होता है, ये लोग ज्यादातर सोशल और मतलब कि सामाजिक और धार्मिक दोनों किस्म के इंसान होते हैं, और लोगों को साथ लेके चलना इन लोगों के स्वभाव में होता है, और समाज में ये सम्मानित होते हैं। आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सकते हैं, लेकिन ये लोग अगर इनके नेचर की बात की जाए, इनके स्वभाव की बात की जाए, तो ये पैसे को विशेष महत्व नहीं देते। ये लोग ज्यादा अपने सम्मान जो है उनको, उस सम्मान को महत्व देने वाले इंसान होते हैं। इनके लिए इनका मान सम्मान जो है वो विशेष मायने रखता है। उसके बाद में आता है छोटा हाथ। छोटे हाथ की अगर हम बात करें तो छोटा हाथ कहीं ना कहीं आदमी को थोड़ा सा मतलबी बनाता है, या ये कह सकते हो कि छोटे हाथ वाले जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से चालाक किस्म के इंसान होते हैं। आप ये मान करके चल सकते हो कि जिनके हाथ का साइज छोटा है शरीर के अनुपात में, वो थोड़े चालाक किस्म के, चतुर किस्म के इंसान होते हैं। बाकी तो बताने को बहुत लंबा विषय है, लेकिन मैं बहुत छोटी छोटी लाइनें यूज कर रहा हूं और उस हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं। उसके बाद में आता है सबसे छोटा हाथ, बहुत छोटा हाथ। जिस भी व्यक्ति का हाथ बहुत ज्यादा छोटा है, तो आप ये मान के चलिए कि वो एक खतरनाक इंसान। ऐसा व्यक्ति आपको अपने पास में सुला करके आपका गला काट देगा, उसके ऊपर आप 1% भी विश्वास नहीं कर सकते। विश्वासघाती होते हैं ऐसे लोग। और वैसे भी प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज अगर अपने प्राकृतिक जो उसका मूल स्वरूप है उसको छोड़ करके कोई और रूप धारण करती है, तो उसका गुण जो है वो अवगुण में तब्दील हो जाता है। यह प्रकृति का नियम है। तो क्या बहुत बड़ा हाथ है तो भी दिक्कत है, और बहुत छोटा हाथ है तो भी दिक्कत है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे हाथों के जो आकार है उनके बारे में। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हाथों के स्क्रीन जो चल रही है उसको नीचे बंद करवा दीजिए ना प्लीज, इससे डिस्टरबेंस होता है। जी मैम, जो नीचे स्क्रीन पे कोई टाइप कर रहे हैं ना, इसको प्लीज आप बंद करवा दीजिए, क्योंकि आपका नोट बनाते हैं तो ध्यान इधर हाँ डाइवर्ट सर, कर बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, ये स्क्रीन पे चल रहा है लगातार। स्क्रीन पे क्या चल रहा है मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। सर आप सर कर कुछ सकते हो मैसेजेस आ रहे हैं, टाइपिंग कर कुछ रहे हैं सर कोई। मैसेजेस लिखे हुए आ रहे हैं। गुरुजी जो आप बोल रहे हो उसी की टाइपिंग हो रही है। अच्छा। नहीं उसकी टाइपिंग नहीं है। नहीं नहीं उसकी नहीं हो रही। अच्छा। ये सर ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है, इसको ट्रांसक्रिप्ट को बंद कीजिए। कोरिया वगैरह के बारे में लिखे जा रहे हैं बार बार। ओके, अब कुछ नजर आ रहा है? अब दिख रहा है जो मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर? हाँ सर दिख रहा है। अभी भी आ रहा है? जी सर दिख रहा है लेकिन अभी टाइप नहीं हो रहा, कुछ और फर्दर टाइप नहीं हो रहा। खाली दिख ही रहा है, टाइप नहीं हो रहा। बेसिकली सर रतन जी ये ट्रांसक्रिप्ट है, ये ट्रांसक्रिप्ट जब तक बंद नहीं होगी तब तक ये आता रहेगा जो भी हम बोलेंगे। तो इसको कैसे करें सर? अब हमें अब जानकारी नहीं हो रहा, ये सर अब नहीं हो सर अब नहीं आ रहा। नहीं हो रहा सर, वो बस बंद हो एक ही गया। लाइन लिखी हुई है वो आ रही है। टाइपिंग हो गई है। अब बंद हो गया। टाइपिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। हाँ ये सर हो सकता ठीक है, है अब तो जो जूम का जो ये जो है अभी ठीक है सर। हाँ, उसी के अंदर अब नहीं ठीक है सर, ठीक है चल रहा है सर। अब ओके ओके सर अब ठीक चल रहा है, कंटिन्यू करें। ओके थैंक यू। कंटिन्यू सर। उसके बाद में हम बात अब ठीक चल रहा है सर। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो अच्छा आप लोगों सर एक को क्वेश्चन मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? जी सर बिल्कुल मजा आ रहा है सर, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। नहीं समझ आ रहा बहुत है। बढ़िया सर, थैंक यू बहुत बढ़िया सर। सर एक क्वेश्चन है। जी मैम बोलिए। सर जैसे ये हैंड का साइज किसी जो व्यक्ति है उसकी हाइट पे या उसकी बॉडी पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोग छोटे होते हैं तो उनके हाथ भी छोटे ही होंगे।
इन चीजों पे डिपेंड करेगा। शरीर के अनुपात में छोटा और बड़ा माना जाता है, शरीर के अनुपात में। जैसे किसी आदमी की हाइट मान के चलो कि 6.5 फीट की, नेचुरल बात है उसका हाथ बड़ा ही होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हाइट 6.5 फीट है, लेकिन उसका हाथ का जो आकार आपको नजर आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बच्चे का हाथ हो। तो फिर उस आदमी से सतर्क हो जाना, उससे सावधान हो जाना कि हाँ यह मामला गड़बड़ है। वहां आप ये सोचो सर पाम की बात चल रही है या फिंगर्स की भी साथ में? पाम की, पूरा Right. पाम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, राइट पूरे पाम। राइट या इंक्लूडेड फिंगर। जी सर, राइट, थैंक थैंक यू। यू। ओके ओके। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं हाथों का स्वभाव। ये जो हाथ है इसका स्वभाव कैसा है, यानी सख्त है, मुलायम है, या बहुत ज्यादा मुलायम, या बहुत ज्यादा सख्त है। यानी हाथों का जो स्वभाव होता है, नेचर होता है, वो 4 प्रकार का होता है। एक तो बहुत ज्यादा सख्त होता है, एक सख्त होता है, और एक मुलायम होता है, और एक बहुत ज्यादा मुलायम होता है। तो इन चारों का भी अपने आप के अंदर महत्व होता है। अगर किसी जातक का हाथ का स्वभाव आपको बहुत ज्यादा सख्त नजर आ रहा है तो मान के चलिए कि वो कोई मजदूर है या अपराधी है। मजदूर या अपराधी किस्म के इंसान के हाथ का स्वभाव आपको बहुत ज्यादा सख्त खुरदरा नजर आएगा, और उस व्यक्ति के जीवन के अंदर आर्थिक परेशानियां हैं, यह कंफर्म बात है, इस बात में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति के हाथ का स्वभाव सख्त है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका स्वभाव सख्त किस्म का है, ऐसा व्यक्ति फिजूल खर्ची को पसंद नहीं करता, उसके जीवन के अंदर जो कुछ आता है वो कड़े संघर्ष के बाद में आता है। ये सारी चीजें उस व्यक्ति के ऊपर लागू हो जाती है। यानी फिजूल खर्ची नहीं करता, जो कुछ कमाता है कड़ी मेहनत के बाद में करता है, और अगर कमा भी ले, मान के चलो कोई करोड़ों अरबों रुपए का मालिक है, लेकिन हाथ का स्वभाव सख्त है, तो वो व्यक्ति अपने पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करेगा। इसका मतलब ये होता है। उसके बाद में बात आती है कि जैसे मान के चलो मुलायम है, कि हाथ की त्वचा को जैसे आप टच करेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट नजर आ रहा है, तो ये व्यक्ति का उस नेचर को बताता है कि ऐसा जो व्यक्ति है वो व्यक्ति जीवन के अंदर रईसी की जिंदगी जीने वाला इंसान है, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला इंसान है। ऐसा व्यक्ति सभी चीजों से परिपूर्ण होता है, यानी जो जितने भी प्रकार के धन होते हैं दुनिया के अंदर, वो सारे धन का मालिक है। जितने भी प्रकार के धन नॉट फॉर ओनली मनी, जो भी धन है वो सारे धन, जैसे पहला सुख निरोगी काया, तो ये भी अपने आप में एक धन है। तो ऐसे आदमी की हेल्थ अप टू डेट रहेगी, फर्स्ट क्लास रहेगी, बढ़िया रहेगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। आर्थिक रूप से बंदा सदृढ़ रहेगा, परिवार में खुशहाली रहेगी। यानी ये सारी बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं क्या बता रहा हूँ कि एक एक चैप्टर को अगर हम अध्ययन करें तो उसके ऊपर पूरा एक दिन एक चैप्टर के ऊपर चला जाता है, लेकिन चूंकि समय का अभाव है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। उसके बाद में अगर किसी जातक का आपको बहुत ज्यादा मुलायम नजर आता है, बहुत ज्यादा मुलायम होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा आदमी विश्वास के काबिल नहीं होता, साफ बात है। यानी वो आपको चिकनी चुपड़ी बातों में लेकर के और वो आपके साथ में दगा कर सकता है, ये कंफर्म मान करके चलिए कि वो आपके साथ में बदमाशी कर सकता है। मुकेश जी आपकी ऐसी आवाज आ रही है, म्यूट करें, डिस्टर्ब ना करें कोई भी, किसी को अच्छा नहीं लगता सारे लोग। उसके बाद में आता है रंग, हाथों का रंग। तो वो रंग की अगर बात करी जाए तो मुख्य तौर पे जो हाथों के रंग देखने में आते हैं वो रंग देखने में आते हैं, एक तो बहुत ज्यादा लाल, एक पिंक गुलाबी, और एक पीलापन। बाकी इसके अलावा भी और बहुत से रंग होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर किसी व्यक्ति का हाथ का रंग आपको बहुत ज्यादा लाल नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा रेडियस लिए हुए, तो आप ये मान के चलो कि वो अपराधी किस्म का इंसान है। बहुत ज्यादा ललीमापन लिए हुए हाथ है तो वो अपराधी किस्म का आदमी। और अगर वैसे ललीमा है, रेडनेस नजर आ रही है,
तो आप ये मान के चलो कि वो क्रोधी स्वभाव का इंसान है, अक्खड़ स्वभाव का इंसान है और डिसीजन बहुत जल्दी ले लेता है। अगर हाथ का रंग गुलाबी है तो ऐसा व्यक्ति सभी सुखों से परिपूर्ण है, उसका जीवन आनंद और मंगल के साथ में मान के चलना चाहिए। लेकिन अगर हाथ का रंग पीला है तो आप ये मान के चलो कि उस व्यक्ति के जीवन के अंदर परेशानियां ही परेशानियां हैं। ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से भी परेशान है, ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान है और ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य हेल्थ के तौर पे भी परेशान है, यानी वो सभी तरीके से परेशान है। आप ऐसी स्थिति में ये मान के चल सकते हो। उसके बाद में जो अगला चीज आता है वो आता है हाथ की गहराई। हाथों की गहराई की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या है कि हाथ को आप यूं करके रखिए और यूं करने के बाद में अगर आप पानी डालते हैं उसके अंदर और पानी अगर रुक रहा है हथेली के अंदर, मतलब ऐसा नहीं कोई वो अपने को मटका भर के डाल रहा है, लेकिन थोड़ा सा 5-10 बूंदे डाल करके देखेंगे तो अगर आप वो देखते हैं कि वो हाथ में रुक रहा है तो हाथ यानी हथेली गहराई लिए हुए, और जिस व्यक्ति की हथेली गहराई लिए हुए है ऐसा व्यक्ति उदारवादी नेचर का इंसान होता है, दूसरों के लिए सोचने वाला इंसान होता है, मतलबी और स्वार्थी नहीं होता। वैसे भी एक चीज होती है कि ये जो क्षेत्र होता है इसको राहु क्षेत्र बोलते हैं, और राहु क्षेत्र अगर दबा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति मतलब कि एक अच्छा इंसान माना जाता है, और जिसका राहु उठा हुआ है वो बदमाश और चालाक किस्म का इंसान होता है। तो अगर ये हथेली उठी हुई है तो आप ये मान के चलो कि ऐसा व्यक्ति जो है वो आर्थिक रूप से तो मजबूत होगा, आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सकता है वो, और दूसरी चीजों से भी मजबूत हो सकता है, लेकिन वैसे एक इंसान के तौर पे हम उसको अच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसे इंसान जो है वो सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए, हम समाज के नजरिए से अगर उनको देखते हैं तो उस स्थिति के अंदर मैं उसको ठीक नहीं मानता। उसके बाद में हम आगे बढ़े और बात करें फिंगर्स की। फिंगर्स की अगर बात करी जाए तो फिंगर्स का भी एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि फिंगर्स के लिए फिंगर्स का आकार कैसा है, फिंगर्स का प्रकार कैसा है, उसके बीच में छेद है वो है या नहीं है, तो इस पे कुछ बातें बताऊंगा मैं आप लोगों को कि एक तो उंगलियों का जो आकार है, मतलब आकार जो है वो अगर वर्गाकार श्रेणी का है तो वो सबसे बेस्ट है। वैसे अलग अलग होते हैं, वर्गाकार होता है, समसाकार होता है, पॉइंटेड होता है, मतलब अलग अलग जो है, सूच्याकार होता है, ये सारे के सारे जो है वो उसके अंदर वो होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है वर्गाकार श्रेणी। वर्गाकार यानी इस टाइप की उंगलियां जो आप देख पा रहे हो, अगर किसी भी जातक की उंगलियां इस प्रकार की है तो वो सामाजिक दृष्टि से एक अच्छा इंसान माना जाता है, वो समाज के लिए उपयोगी। अगर किसी जातक की जो उंगलियां हैं, आप यहां से भी इसको उंगलियों के इस साइड से भी आप उंगलियों का ये अग्रभाग देख करके भी यहां से भी इसका अनुमान लगा सकते हैं। और अगर मान के चलो कि किसी की चमचाकार श्रेणी की है, चमचाकार श्रेणी कैसी होती है, जैसे चमचे का मुंह होता है आगे से, जैसे चम्मच का मुंह होता है आगे से चौड़ा और पीछे से सकड़ा, तो इस टाइप के अगर आकृति किसी की उंगलियों की नजर आ रही है तो ये मान के चलिए कि उस व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष है, यानी हर हाल में उस व्यक्ति को शुरुआती समय में 35 साल की आयु तक उसको संघर्ष का सामना करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही उसको सफलता मिलेगी, ये कंफर्म बात है। कारण क्या होता है कि जिस व्यक्ति की उंगलियां आपको चमचाकार नजर आएंगी वो व्यक्ति एक्सपेरिमेंटल होता है, नए नए खोज करता रहता है, नए नए शोध करता रहता है, और उसका किसी एक चीज पे मन नहीं टिकता है, आज ये किया कल वो कुछ और नया करके देख रहा है, कल कुछ और नया करके देख रहा है, तो इस चक्कर में उसकी आधी उम्र जो है वो केवल ये इसी चक्कर में निकल जाती है, यानी आधी उम्र ऐसे निकल जाती है। उसके बाद में आता है पॉइंटेड। जिस भी जातक की उंगलियां आपको नुकीली नजर आए तो आप ये मान के चलिए कि वो कलाकार है।
उस व्यक्ति को कला से प्रेम है, वो कोई ना कोई कला में पारंगत है 100%। अगर किसी भी जातक की उंगलियां आपको ऐसी नजर आती है तो उसको बोल दो कि आप जिस आर्ट में, जिस हॉबी आपकी है उसी की तरफ बढ़ जाओ, वहीं आपको सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन इनमें माइनस पॉइंट भी होता है कि ये शुक्र प्रधान होते हैं, रोमांटिक रसिक किस्म के इंसान होते हैं, खर्चीले किस्म के इंसान होते हैं, इनका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता है क्योंकि ये किसी एक साथी के ऊपर कभी भी केंद्रित नहीं हो सकते, और विपरीत लिंग के प्रति इनका रुझान मतलब कि झुकाव जो है वो ज्यादा होता है। बहुत जल्दी किसी दूसरे सुंदर वस्तु और सुंदर व्यक्तियों की तरफ इनका झुकाव बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो ये हमने उंगलियों के बारे में बात करी। उंगलियों का मैंने बताया कि बहुत बड़ा विषय है, तो इसके ऊपर मैं आपको क्या बताऊं, काफी लंबा विषय है। उसके बाद में अंगूठे की भी अगर बात की जाए तो अंगूठे का भी काफी सब्जेक्ट है। यानी अंगूठे का अगर आप बात करोगे तो अंगूठा अपने आप के अंदर इतना बड़ा विषय है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अंगूठे में बहुत कुछ चीजें हैं कि अंगूठा का आकार कैसा है, उसका प्रकार कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जिन चीजों का आप अगर बात करें तो केवल जैसा मैंने आप लोगों को पूर्व में बताया कि अकेला अंगूठा, सिर्फ अंगूठा अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि आप अंगूठे से किसी जातक का जन्म का लगन निकाल सकते हो, वो कौन से महीने में पैदा हुआ ये देख सकते हो, वो किस दिन हुआ, कौन से पक्ष में हुआ, और उसके अलावा उसका स्वभाव कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका वैवाहिक जीवन कैसा है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आप अंगूठे के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। अंगूठे का जिन चीजों के लिए अध्ययन किया जाता है, जिन विषयों के लिए अध्ययन किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। चूंकि मैंने बार बार बोलना पड़ेगा कि समय का अभाव है, इसलिए शॉर्ट में। मजे की बात है कि हमारे यहाँ लाइट भी आज पता नहीं क्या पंगे कर रखी है, पूरे दिन से लाइट नहीं है, इन्वर्टर पे चल रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अंगूठे का जो अध्ययन किया जाता है, सबसे पहले अंगूठे का स्पर्श से करके स्पर्शमात्मक जो अध्ययन है वो हमारे को करना चाहिए, यानी स्पर्श करके उसका अध्ययन करना चाहिए अंगूठे का। अंगूठे को छू करके जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि अंगूठे का जो स्पर्श है वो 7 प्रकार का होता है। उष्ण स्पर्श, संवेदन स्पर्श, असंवेदन स्पर्श, मुलायम स्पर्श, कठोर और रूखा स्पर्श, शीत स्पर्श और खुरदरा स्पर्श। ये 7 प्रकार के जो स्पर्श है वो अंगूठे के पाए जाते हैं। अब इनको अगर विस्तार में बात करें तो लंबा चौड़ा हो गया, तो अब मैं बात करता हूं केवल एक स्पर्श का, कि जैसे मान के चलो शीत स्पर्श की बात कर लेते हैं, ठंडा, कि जब किसी आदमी का अंगूठे को आप यूं टच करोगे यूं और वो आपको ठंडा नजर आ रहा है, तो ये नोट कर लो, लिख लो कागज के ऊपर कि उस व्यक्ति के ब्लड के अंदर इंफेक्शन है, वो बीमार है और उसको कोई न कोई गंभीर बीमारी निकट भविष्य में होने वाली है। इस बात में दुनिया की कोई भी शक्ति इस बात को चैलेंज नहीं कर सकती किसी भी हालत के अंदर। ये 100% सत्य बात है। आप ये मान सकते हो कि अगर किसी जातक का अंगूठा लंबे समय तक ठंडा दिख रहा है, यदि बहुत लंबे समय तक ठंडा है, तो आप ये मान के चलो कि निकट भविष्य में, निकट भविष्य मतलब 24 घंटे 48 घंटे में उस व्यक्ति की मृत्यु उसके सामने है। इतना बड़ा ये चैप्टर है अंगूठा। जब भी किसी आदमी की मौत होती है, एक जैसे कोई बीमार आदमी है और उसकी अचानक उसकी मौत हो रही है बीमार आदमी की, तो उसका अंगूठा जो है वो झुक करके यूं हथेली के अंदर आ जाएगा और ठंडा पड़ जाएगा। यानी सबसे पहले जो हमारे शरीर का अंग सबसे ज्यादा और इफेक्टेड होता है वो हमारा अंगूठा होता है। हमारे शरीर की सारी उंगलियां काट दो, कुछ भी काट दो, एक अंगूठा काट दो, अंगूठा काट दोगे आदमी मर जाएगा गारंटी के साथ। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण ये हमारा शरीर का अंग होता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि अंगूठे का अपने आप के अंदर विशेष महत्व होता है। उसके बाद में बात आती है कि अंगूठे की जो आकृति है, जैसे मेरा अंगूठा आप देख रहे हो,
अब ये अंगूठे की आकृति है वो कैसी है, यानी ये कैसा दिखता है। तो अंगूठे की जो आकृतियां है वो 6 प्रकार की होती हैं। खंभ आकृति, तलवार आकृति, धनुष आकृति, वर्तुल आकृति, चोंच आकृति और सरल आकृति। तो ये अलग अलग आकृतियां होती हैं। जैसे खंभ आकृति बिल्कुल खंबे के जैसे खड़ा हुआ नजर आया। तलवार आकृति जैसे ये आप यूं देख पा रहे होंगे कि मेरा जो अंगूठा है वो आपको यूं लग रहा होगा कि जैसे बिल्कुल तलवार जैसी आकृति नजर आ रही हो, इस टाइप की। तो हम बात करते हैं खंभ आकृति की। खंभ आकृति यानी जो अंगूठा ऐसे नजर आए, इस टाइप से नजर आए, यानी पीछे ना मुड़े, बिल्कुल ऐसे नजर आए, उस टाइप के अंगूठे को जो है वो खंभ आकृति अंगूठा कहते हैं। और अगर किसी जातक का अंगूठा आपको ऐसा नजर आता है तो आप ये मान के चलो कि वो जो इंसान है वो जिद्दी किस्म का इंसान है और वो किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करता, 100% प्रैक्टिकल होता है। ऐसे व्यक्तियों को जरा सी बात के ऊपर गुस्सा आ जाता है और जल्दबाज किस्म के इंसान होते हैं, छोटी छोटी बातों पे भड़कने वाले इंसान होते हैं। और सबसे मेन चीज जो है वो क्या है कि ऐसे व्यक्तियों को जीवन के अंदर बहुत ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। क्योंकि नेचुरल बात है कि कोई आदमी जिद्दी है, हठी है, किसी के बाप की बात नहीं मानने वाला, तो नतीजा क्या आएगा? स्वाभाविक बात है कि ऐसे आदमी को बार बार अनसक्सेस का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे लोगों को इस टाइप की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। वो है कि अंगूठे जो हैं उनका जो आकार है, यानी ये आकार, ऐसे आकार, वो जो है वो 10 प्रकार का माना गया। नंबर 1 अविकसित अंगूठा, नंबर 2 मोटा अंगूठा, नंबर 3 लंबा दुबला अंगूठा, नंबर 4 टेढ़ा मेढ़ा अंगूठा, नंबर 5 समतल अंगूठा, नंबर 6 गोल अंगूठा, नंबर 7 विस्तृत अंगूठा, नंबर 8 गदाकार अंगूठा, नंबर 8 कटी प्रदेश मूलक अंगूठा और नंबर 10 विकसित अंगूठा। अब यहां पर भी जो अंगूठे हैं वो अलग अलग है। जैसे बात करें कट्टी प्रदेश मूलक अंगूठा, अब ये तो देखो आप लोगों को मैं एक वैसे बता रहा हूं, लाइव बात कर रहे हैं, कोई हमारे पास के अंदर पीपीटी नहीं है, कोई वैसे नहीं है, तो जनरली मैं वैसे बता रहा हूँ। क्लास जो मैं लेता हूँ उसमें बाकायदा मैं आपको जो भी चीजें दूंगा, मतलब जो भी बताऊंगा, उसकी बाकायदा एक फोटो होती है, चित्र होता है, उस चित्र के हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चीज है, रंग ऐसा है, लाल रंग ऐसा है, गुलाबी ऐसा है, पीला रंग ऐसा है, ये अंगूठा ऐसा है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कटी प्रदेश मूलक अंगूठा, कटी प्रदेश यानी औरत के शरीर के आकार का अंगूठा। जैसे किसी महिला का जो शरीर होता है और उसका आकार कैसा होता है, उस टाइप का अंगूठा, यानी बीच में पतला, पीछे से लंबा और आगे से नुकीला, ऐसा अंगूठा जो होता है उसको कटी प्रदेश मूलक अंगूठा कहा जाता है। ऐसे जातक समाज में सम्मानित होते हैं। ये स्वभाव से थोड़े तेज और तर्रार किस्म के इंसान होते हैं। कई बार ये गंभीर भी हो जाते हैं। ये अपनी अध्ययनशील प्रवृत्ति के कारण कई प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे लोग दूसरों के झगड़ों में पड़ करके उनके झगड़े निपटाने वाले इंसान होते हैं। ऐसे जातक को आप सामाजिक धार्मिक किस्म का इंसान भी मान सकते हो। ऐसे लोग कला में विशेष रुचि रखने वाले इंसान होते हैं। और सबसे मेन चीज ये मान के चलो कि ऐसे इंसान जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, सबसे मुख्य बात। और चूंकि महिलाओं जैसा इसका आकार होता है और महिलाओं जैसा ही उनका स्वभाव होता है। क्योंकि एक चीज तो मुख्य बात है कि महिलाएं जो होती हैं वो जहां तक कोशिश होती है वहां तक वो सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश करती है। एक लड़की किसी अनजान घर के अंदर बहू बन करके जाती है, पूरे परिवार को वो साथ लेकर के चलती है, सास की भी सुनती है, जेठ देवर की भी सुनती है, सभी की सुनती है और सबको समन्वय लेकर के चलती है। तो वैसा ही जैसे नाम दिए विद्वानों ने, वैसा ही स्वभाव भी वैसा सा ही होता है। तो ये चीज है। इसके बाद में
मैं आप लोगों को एक जो मुख्य चीज अंगूठे के ऊपर जो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करने वाला हूं, वो चीज है कि एक ऐसा कि हमें अंगूठे से और आप राशि या लगन जो है वो कैसे निकाल सकते हो। क्योंकि जितने ज्यादा लोग जुड़े हैं, शायद सब लोगों का एक जिज्ञासा रहेगी और जरूर होगी कि अंगूठे से लगन कैसे निकाला जा सकता है। तो मैं इसको आप लोगों को डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, बता रहा हूं। देखो क्या होता है कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने संपूर्ण जो आकाश मंडल है उसको 12 भागों में डिवाइड किया है, ये आप सब लोग जानते हो। और संपूर्ण आकाश का जो भयचक्र है वो 360 डिग्री का माना गया है। और इन 12 भागों को 12 राशियों का नाम दिया गया है। यानी एक राशि जो है वो 30 भयचक्र या अंश या डिग्री की मानी गई है। आकाश में जितने भी तारे नजर आते हैं उनमें से बहुत से ग्रह हैं, बहुत से नक्षत्र हैं, लेकिन जो तारे आपको ज्यादा चमकते हुए नजर आते हैं, जो विशेष रूप से चमकते हुए नजर आते हैं, ये जो है इनको हम एक तरह से आप ये मान के चलो कि ये आकाश की जो है वो जो राशियां हैं या जो ग्रह हैं या जो नक्षत्र है, आप उसके रूप में आप इनको पहचान सकते हो। किरण बेदी बोल्ड वूमेन, मैं तेरी बहन को किरण बेदी बोलता था। अरे कौन बोल रहा है भाई? भारत की प्रथम महिला, इसका हस्बैंड एडवोकेट है। क्या कैसे कैसे लोग हैं? पता नहीं लोगों को, कई बार लोगों के बर्तन यहाँ खड़कते हैं। बीबी डांट रही होती है और यहाँ पब्लिक सुन रही होती है, ऐसा भी होता है। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो तारे जो चमचमाते हैं, मतलब जो ज्यादा जिनकी रोशनी होती है, वो क्या तो कोई ग्रह होते हैं, क्या राशियां होती है, क्या नक्षत्र होते हैं। तो इस भयचक्र में स्थित राशियों को पहचानने के लिए समस्त आकाश मंडल की दूरी को 27 भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को एक नक्षत्र का नाम दे दिया गया। आकाश में जो तारे हैं जो लूप लूप कर चमकते हैं, इनको नक्षत्र कहते हैं। ये अपना स्थान जो है वो बदलते रहते हैं, लेकिन इनकी चमक जो है वो शांत और स्थिर होती है। जो तारे पूर्व की ओर चलते हुए प्रत्येक नक्षत्र को भोगते हुए और आगे बढ़ते हैं, उनको ग्रह कहते हैं। हमारी 12 राशियों को 4 तत्वों में बांटा गया है। इस बात को आप सब लोग जानते हैं। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। अब इसमें जैसे बात करें हम लोग अग्नि तत्व की, तो अग्नि तत्व प्रधान जो राशियां होती हैं वो राशि है मेष, सिंह और धनु। पृथ्वी तत्व जो प्रधान राशि है उसमें आता है वृष, कन्या और मकर। और वायु तत्व प्रधान जो राशि है वो मिथुन, तुला और कुंभ होती है। और जल तत्व प्रधान राशि जो है वो वृश्चिक तथा मीन मानी गई। अब बात आती है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये बड़ा ज्ञानी है, यहाँ पर हमारे को ज्ञान दे रहा है, ये सारी चीजें हम जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम तो बहुत बड़े विद्वान पहले से। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को घुमा करके वहीं लेकर के जा रहा हूं कि जो चीजें जहां से शुरू होती है वहीं मैं आप लोगों को लेकर के जा रहा हूं। तो हमारा जो अंगूठा जो आपको नजर आ रहा है, इस अंगूठे के अंदर यहाँ पर थंब प्रिंट होता है। अगर कोई किसी बनिए से या किसी से उधार लेकर के आता है तो वो अंगूठा टेकना पड़ता है। और वो जो अंगूठा टेकने के बाद में जो निशान बनता है उसको थंब प्रिंट बोलते हैं। और इस थंब के अंदर जो आकृति होती है, अगर उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाए तो एक विशेष प्रकार की आकृति आपको नजर आती है। ये आकृतियां हमारी उंगलियों में भी होती है और हमारे अंगूठे में भी होती है।
जनरली अगर आप इनको, जिन विद्वानों ने अभी तक इसके बारे में अलग अलग किताबों में जो जानकारी दी है, वो क्या दी है कि ये तंबू आकार की होती है, ये शंख होती है, ये चक्र होती है, ये शीप होती है, ये बताया गया है। लेकिन इससे आकृतियों के अंदर आपका लगन और आपकी राशि छुपी हुई है। सबसे मेन बात ये है। अब इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें अग्नि तत्व राशि की, तो अग्नि तत्व राशि देखने के लिए आप ये मान के चलना कि आपका जो थंब का प्रिंट है, उसको अगर आप बारीकी से देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे अग्नि की ज्वाला, यानी जैसे जो मसाल होती है उसके ऊपर जो अग्नि की जो वो जल रही होती है, अग्नि जो जल रही होती है, उस टाइप की जो ज्वाला की जो लपटें उठती हुई दिखाई देती हैं, ऐसी लपटें आपको अंगूठे के अंदर नजर आएंगी। और ये अगर लपटें आपको अंगूठे में नजर आ रही है तो आप 100% मान के चलो कि आप, वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अग्नि तत्व प्रधान राशि का व्यक्ति है। यानी उस व्यक्ति की जो राशि है, वो राशि कौन सी है? वो राशि मेष, सिंह या धनु में से कोई एक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां अंगूठे में जो आपको दिखाई देता है, यानी अंगूठे के अंदर जो राशि आपको नजर आ रही है, वही आपका लगन है। इसके लिए लगन पहचानने के लिए और थोड़ा सा एडवांस मेथड है जो कि अब भी बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो एक सिद्धांत कि अगर किसी जातक के अंगूठे में आपको शंख का साइन नजर आता है तो ये मान के चलो कि वहां शंख अगर है तो वो अग्नि तत्व प्रधान राशि वाला जातक है। जिस भी जातक के अंगूठे के अंदर अगर शंख का निशान है तो 100% वो अग्नि तत्व प्रधान राशि उसकी लगन है। ये चीज आप प्रैक्टिकल देख सकते हो। अगर कोई व्यक्ति जल तत्व प्रधान राशि का व्यक्ति है तो 100% उसके अंगूठे में आपको चक्र का निशान नजर आएगा। जो चक्र जिनका होता है वो वहां पर वो नजर आता है। तो ये चूंकि एक बहुत ही लंबा विषय है और इस विषय को हम लोग यहाँ संपूर्ण करें ये हमारे लिए संभव नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि मैं आगामी 27 मार्च 2022 से हस्तरेखा विज्ञान का एक वर्ष का जो है एक कोर्स शुरू कर रहा हूं। और इस कोर्स में हम लोग शनिवार से रविवार को क्लास करेंगे, यानी शनिवार और रविवार को हमारी क्लासें होंगी। और प्रत्येक दिन, यानी जैसे शनिवार है तो शनिवार को सुबह 11 बजे क्लास होगी और रात को 9 बजे क्लास होगी। ऐसे ही इस कोर्स के अंदर जो भी लोग ज्वाइन करेंगे उन सबको हम लोग नोट्स पीडीएफ भी देंगे और क्लास की जो रिकॉर्डिंग होगी वो रिकॉर्डिंग भी आप सब लोगों को मिलेगी। और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को पीडीएफ भी, सॉरी, आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये भी एक चीज कंफर्म बात है। अब आप लोगों के दिमाग में चीज आ रही होगी कि भाई इस कोर्स की फीस क्या है। मेरा ये जो 1 साल का जो कोर्स है, इस कोर्स की मेरी